हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 स्टडी कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन थे एंड पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन थे। यदि किसी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस दोनों पार्ट के वीडियो को ज़रूर देखें, फिर थर्ड पार्ट देखें। दोनों पार्ट का जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आई बटन पर क्लिक करके भी उसे देखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रेजिस्टेंस ऑफ फ्यू मटेरियल्स सडनली ड्रॉप्स टू जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर। सच मटेरियल्स आर said to be A. good conductors, B. semiconductors, C. superconductors, D. dielectrics. Option C is the correct option. Superconductors. Such materials is called the superconductor. इन ऐसे मटेरियल जो क्या होते हैं, जिनका वेरी लो टेम्परेचर पे उनका जो रेजिस्टेंस होता है सडनली जीरो हो जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सुपर कंडक्टिविटी का डिस्कवरी किसके द्वारा किया था। तो कैमर ओलिंग्स द्वारा 1911 में कैमर ओलिंग्स ने क्या किया था, सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था, खोजा था। ठीक, सुपर कंडक्टिविटी में होता क्या है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। वो क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास जो होगा क्या, जैसा हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास पावर लॉस होते हैं, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो पावर लॉस होता है, जो एनर्जी का लॉस होता है, वो कहाँ होता है, थ्रू रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस की ही वैल्यू जीरो हो जाए तो पावर लॉस होगा ही नहीं, और जब पावर लॉस नहीं होगा तो हमारे पास जो एनर्जी का प्रॉब्लम्स है वो सडनली सॉल्व हो जाएगा। यानी सुपर कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी जो हमारे पास नॉर्मल फिजिकल कंडीशंस हैं इस पे एग्जिस्ट कर जाए तो एनर्जी के जो भी प्रॉब्लम्स है वह तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, वो सडनली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगा तो हमारे पास क्या होगा, करंट वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी पावर लॉस जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, phenomenon superconductivity is seen when mercury is cooled to low temperature A 14.2 Kelvin, B 4.2 Kelvin, C 14.2 degree centigrade, D 4.2 degree centigrade. Option B is the correct option, 4.2 Kelvin। तो 4.2 केल्विन पर मरकरी जो होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, वो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करता है। ठीक, तो सुपर कंडक्टिविटी जैसा हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा था कि सुपर कंडक्टिविटी केस में होता क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सर्किट में या हमारे पास जो भी अप्लायंसेज होंगे, जो भी हमारे पास सिस्टम्स होंगे, वहाँ पर पावर लॉस जीरो हो जाएगा। और जब पावर लॉस जीरो हो जाएगा तो हमारे पास पावर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यानी जो हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी होता है मरकरी के केस में, वो कब मिलता है, वो कितने टेम्परेचर पे मिलता है, तो वो टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 23, ए कॉपर पीस एंड another germanium piece are cooled from room temperature to 80 Kelvin. A. Resistance of both piece increases. B. Resistance of copper decrease. C. Resistance of copper increased and germanium decreased. D. Resistance of copper decreased and germanium increased. Option D is the correct option. रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीज्ड एंड जर्मेनियम इंक्रीज। तो जैसा हमने इसके पहले भी स्टडी किए हैं, हम क्या जानते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया कॉपर, तो कॉपर क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर एक मेटल है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है। जो रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक,
तो हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीज एंड जर्मेनियम इंक्रीज। तो जैसा हम इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, और साथ ही साथ इंसुलेटर्स में भी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें निगेटिव टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। जो हमारे पास रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स हमारे पास जो जर्मेनियम होगा अगर उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन पर लाएंगे तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसा हम इसके पहले भी स्टडी किए हैं कि जो जर्मेनियम होते हैं यानी जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर ही होते हैं। अब जो रूम टेम्परेचर से भी नीचे जाएंगे तो और भी क्या हो जाए, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उसमें इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ A, increase in temperature, B, increase in cross sectional area, C, decrease in length, D, decrease in cross sectional area. Option A is the correct option. इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी कंडक्टर का, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका जो रेजिस्टिविटी होगी, यानी जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होते हैं, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है या रेजिस्टिविटी का है, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करे। यानी जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी और डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, the resistivity of alloy magnin is A, nearly independent of temperature, B, increase rapidly with increase in temperature, C, decreases with increase in temperature, D, increases rapidly with decrease in temperature. Option A is the correct option. नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो एलाय होते हैं, जो एलाय होते हैं, जैसे यहाँ पर मैग्नीन के बारे में बात किया गया, ठीक है, तो मैग्नीन भी एक प्रकार का एलाय है, ठीक, जिसका हम फिजिक्स लैब में बहुत ही उपयोग करते हैं, बहुत ही उपयोग करते हैं, ठीक। तो जो हमारे पास मैग्नीन होते हैं, जो एलाय होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास नियरली इनका जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होते हैं। मीन्स अगर टेम्परेचर की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है इसकी वैल्यू बहुत चेंजिंग नहीं होती है। क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली जो होते हैं यह कांस्टेंट ही होती है, यानी सेम ही होती है। नंबर 26, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I फॉर ए कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ y एक्सिस रिप्रेजेंटेड I, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी A साइन थीटा, B कॉस थीटा, C टेन थीटा, D कॉट थीटा। तो जैसा हम जानते हैं जो हमारे पास जो केस दे रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास फिगर बनेगा, तो जैसा हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास फिगर बन रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर फिगर में हमारे पास जैसा हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास VI कर्व मिलेगा। तो ये कर्व ओम्स लॉ यही तो मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया जो एंगल थीटा बन रहा है वो कहाँ से, वो वाई एक्सिस से। हमारे पास वाई एक्सिस पे करंट होती है ओम्स लॉ के लिए, ठीक। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये एंगल जो थीटा फॉर्म कर रहा है कहाँ से, वो वाई एक्सिस से, ठीक। तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेंजेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो टेन थीटा क्या मिलेगा, तो टेन थीटा मिलेगा यानी परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर मिल जाएगा, अपान बेस मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्योंकि एंगल यहाँ बना है, ठीक ना, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर है क्या, पोटेंशियल है, बेस क्या, करंट है। तो जैसा हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है वो मिलता है क्या है, V अपान I, और यही क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल मिलेगा। क्या करेगा, ये टेन थीटा के इक्वल मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेन थीटा से कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron is due to A, motion of conduction electrons due to random collisions, B, motion of conduction electrons due to electric field E, C, repulsion to the conduction electrons due to inner electrons of ions, D, collision of conduction electrons with each other. Option B is the correct option. Motion of conduction electrons
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो जैसा हम जानते हैं जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है या हम कहें 0 केल्विन होता है, उसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका वाइब्रेशन फ्रीज कर जाते हैं। और जब वाइब्रेशंस फिर रीच कर जाएंगे तो उसमें कोई मोशन ही नहीं होगा, तो कोई ड्रिफ्टिंग नहीं मिलेगी, कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नहीं मिलेगी, ठीक। बट जब हम टेम्परेचर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, अगर उस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जाएगी तो होगा क्या, मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो हमारे पास वहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मोशन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है, क्योंकि हम वहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कांस्टेंटन वायर इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डी नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म यूज किया गया क्या, कांस्टेंटन, तो कांस्टेंटन भी एक प्रकार का एलाई होता है। क्या होता है, एलाई होता है। और जैसा हम जानते हैं एलाई के बारे में भी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो वहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो भी नियरली टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, कांस्टेंट ही होता है। सिमिलरली जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, नेग्लिजिबल ही होते हैं। अरे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तभी तो रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और रेजिस्टेंस में नहीं चेंजिंग आएगी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, ठीक ना। तो जैसा हम जानते हैं टेम्परेचर चेंज होने पर रो चेंज हो जाता है, ठीक। तो हमारे पास इस केस के लिए क्या मिलेगा, तो हमारे पास जो कांस्टेंटन वायर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल उनके जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 29, सीमेन इज द यूनिट ऑफ ए रेजिस्टेंस, बी कंडक्टेंस, सी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंडक्टेंस। तो जो सीमेन होता है किसका यूनिट होता है, तो होता है कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस क्या होता है, एज वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जो रेसिप्रोकल्स होते हैं किसके, रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस कहते हैं, एंड कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है, सीमेन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ए करंट passes through a resistor if K1 and K2 represents the average kinetic energy of the conduction electrons and the metals ions respectively, then A K1 less than K2, B K1 is equal to K2, C K1 greater than K2, D any of these three may occur. Option C is the correct option, K1 greater than K2। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पर कहा गया क्या, करंट जब पास आउट होगा इफ़ K1 एंड K2 रिप्रेजेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके, इलेक्ट्रॉन एंड आयन के। तो जैसा हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास वेरी वेरी स्मॉलर होती है। कोई भी आयंस ले लेंगे हम, हाइड्रोजन आयन लें, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी आयन ले लें, कोई भी आयन लेंगे तो जितने भी आयन लिया जाएंगे, आयन जो होते हैं उनका जो एटॉमिक मास नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का मास से वेरी लार्ज ही होते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास वेरी लेस होगा तो आयन के कंपेरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वेरी लार्ज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी वेरी लार्ज होगी तो यहाँ पर हमारे पास टर्म जो है क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज रूप से ग्रेटर हो जाएगी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, देयरफॉर K1 इज ग्रेटर देन K2।